हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है उपेंद्र। जर्नी ऑफ सक्सेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री का एक नया अध्याय देखने वाले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें आज ये दूसरा चैप्टर है। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है उसके नाम के बारे में, उसके कालखंड के बारे में, उसके विस्तार के बारे में और खोजकर्ताओं के बारे में। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो पहले आप उसे देख लीजिएगा, उसके बाद में आप इसे देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि हम इसमें कुछ चीज़ों को रिकॉल करेंगे, लेकिन उसमें मैंने ज़्यादा विस्तार से बताया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं इसके नाम को। तो इसको हम चार अन्य नामों से चार अलग अलग नामों से जानते हैं, जिसमें पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता। इन सभी नामों को रखने का एक तात्पर्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी और जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, वहाँ पे सिंध प्रांत है, उसकी वजह से ज़्यादा शहर वहाँ प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया है। और इसके अलावा जो हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहला 1921 में खोजा गया शहर था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता को अगर किसी सबसे प्रसिद्ध नाम से अगर जाना जाता है तो वो हड़प्पा ही है। हड़प्पा शब्द का सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके बाद में है सरस्वती सभ्यता। तो सरस्वती नाम से इसको सिर्फ भारत में जाना गया है। जो गंगा यमुना के मध्य में प्रवाहित होने वाली नदी है सरस्वती, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, इसीलिए इसको सरस्वती नाम दिया गया है। लेकिन ये सिर्फ भारत में जाना जाता है इसको सरस्वती के नाम से। इसके बाद में है कांस्य युगीन सभ्यता। कॉपर और टिन के मिश्रण से धातु बनती है कांस्य, उसका प्रयोग ये लोग ज़्यादा मात्रा में करते थे, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद में है खोजकर्ताओं के बारे में कि उस समय पर कौन कौन से खोजकर्ता हैं जिनकी चर्चा की जाती है सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर। तो चार्ल्स मैसन नामक पहले व्यक्ति हैं जिनको यहाँ से कुछ ईंटें प्राप्त हुई थी। बर्टन बंधु जो रेलवे के अधिकारी थे, ठीक है, इंजीनियर थे रेलवे के, उस समय रेल की पटरी बिछा रहे थे। ये दो भाई हैं, एक का नाम है जेम्स बर्टन और दूसरे हैं विलियम बर्टन। ये लोग ट्रेन की पटरी बिछा रहे थे, जिस दौरान इनको कुछ ईंटें प्राप्त हुई। उसके बाद में है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम भारत के पुरातात्विक विभाग के जो पुरातात्विक विभाग है भारत का, उसके जनक माने जाते हैं। 1861 में पुरातात्विक विभाग की स्थापना होती है भारत में, और ये इन्हीं के नेतृत्व में होती है, अलेक्जेंडर कनिंघम के। लेकिन 1921 में जब जॉन मार्शल पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष थे, उस समय पे इनके नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी जी ने पहली बार एक शहर की खोज की, जिसको हड़प्पा नाम दिया गया। ठीक है, ये 1921 की बात है जब पहला शहर खोजा गया था। उसके बाद में है काल का निर्धारण। तो काल के निर्धारण में वैसे तो ज़्यादा लोग हैं, कम से कम 7 या 8 ऐसे पुरातात्विक विभाग के लोग हैं या इतिहासकार हैं जो भारतीय और विदेशी इतिहासकार दोनों हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से जो प्रमुख हैं जिनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो हैं जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, मार्टिमर व्हीलर, डीपी अग्रवाल और कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग को इसलिए यहाँ पर लिखा है मैंने क्योंकि कार्बन डेटिंग के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी विवरण प्रस्तुत किया जाता है वो सब इसी पर आधारित होता है। ठीक है, और डीपी अग्रवाल इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बनते हैं अगर काल के आधार पर, तो वो इन दो से ज़्यादा पूछा जाता है, एक तो डीपी अग्रवाल को लेकर और एक कार्बन डेटिंग को लेकर। तो आप डीपी अग्रवाल को ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय अवधि बताया था वो 2300 से लेके 1700 BC के मध्य बताया था। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम इसके विस्तार को। देखिए, इस सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है। ठीक है, एक तो है अफ़गानिस्तान, फिर है पाकिस्तान और भारत। तो अफ़गानिस्तान में सिर्फ 2 ही शहर प्राप्त हुए हैं या 2 ही स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एक है मुंडीगार्ग और एक है शोरतेगोई। ठीक है, सिर्फ इन दोनों शहरों के आपको नाम याद रखने हैं, बस, और कुछ नहीं। जो भारत और पाकिस्तान के जो शहर हैं, प्रमुख शहर, वैसे तो कुल जो शहरों की संख्या है वो लगभग 1500 से अधिक है। ठीक है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो सब मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है, मैं आप लोगों को बताऊँगा उसके बारे में। ठीक है, तो इन दोनों ही शहरों के नाम याद रखने हैं आप लोगों को। और अगर बात करते हैं दिशा के हिसाब से कि सबसे पूर्वी बिंदु पर कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो देखिए, अगर भारत में चारों दिशाओं के हिसाब से देखा जाए, वैसे जो ये पूरी सभ्यता थी ये त्रिभुजाकार थी, जिसका पूरा क्षेत्रफल है वो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर के लगभग है। ठीक है, और ये त्रिभुजा आकार में फैला हुआ है। लेकिन अगर हम चारों दिशाओं में बात करें तो फिर ये सबसे उत्तर में मांडा, जो जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर के अखनूर ज़िले में है ये, और इसके बाद में है चिनाब नदी, मतलब
जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर के अखनूर ज़िले में है, चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, इसके खोज करता है जगपति जोशी और मधुबाला जी। फिर है इसका जो पूर्वी क्षेत्र है आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़ता है। यह हिंडन नदी के किनारे है और भारत सेवक समाज एक संस्था है, इसके द्वारा मतलब इन्होंने जिम्मेदारी दी थी यज्ञदत्त शर्मा को। ठीक है, और इस संस्था के नेतृत्व में यज्ञदत्त शर्मा जी ने आलमगीरपुर की खोज की थी जो मेरठ में है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की थी, ऐसे ही भारत सेवक संघ जो भारत सेवक समाज है संस्था है, इसके नेतृत्व में यज्ञदत्त शर्मा जी ने खोज की थी। फिर है दैमाबाद। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र के अहमदनगर में है और ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी की भी एक सहायक नदी है जिसको प्रवरा या फिर कुछ किताबों में प्रवरी नदी भी लिखा हुआ है, तो ये प्रवरा नदी के तट पर है। ठीक है, पाकिस्तान का एक छोर है, मतलब पाकिस्तान में बलूचिस्तान जो इसका सबसे पश्चिमी छोर है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे है और आर्क ऑरिन स्टाइन इसके खोज करता है। ठीक है, देखिए अगर आप मतलब समय अवधि की बात करेंगे कि किस स्थान को किस समय पर खोजा गया है, तो सभी शहरों के बारे में नहीं पूछा जाता है। जनरली हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा जाता है कि ये किस समय पर खोजे गए हैं। बाकी इसके अलावा इसके जिनके जितने भी सन हैं ये इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो आप समय को ना ध्यान देकर बाकी जो इसके जो नदी है कि किस नदी के किनारे है या किस राज्य में है और इसके खोजकर्ता कौन है, इनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे उत्तर में हो गया मांडा, पूर्व में हो गया आलमगीरपुर और दक्षिण में है दाइमाबाद और सबसे पश्चिम में है सुतकांगेडोर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग पाकिस्तान के कुछ प्रमुख शहरों को। ठीक है, देखिए सबसे पहले है हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान जो हमारा पंजाब है, तो हमारे पंजाब से लगा हुआ ही पाकिस्तान प्रांत का पंजाब है। ठीक है, तो उनके पंजाब के साहिवाल ज़िले में हड़प्पा नामक शहर है जिसको राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने खोजा था 1921 में। ठीक है, यह रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जितनी भी नदियां हैं इन शहरों की वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, ज़्यादातर जो है पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आप इन्हें याद रखिएगा। फिर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो लरकाना ज़िले में है और ये सिंध प्रांत में पड़ता है और इसकी खोज राखलदास बनर्जी जी ने की थी, जो ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है और 1922 में इसकी खोज हुई थी। इसके बाद में है चनहुदड़ो और कोटदीजी। तो चनहुदड़ो सिंध प्रांत में है, NG मजूमदार ने इसकी खोज की थी, यह भी सिंध प्रांत में है और 1935 में इसकी खोज हुई है। इसके बाद में है महत्वपूर्ण स्थानों में पाकिस्तान का एक कोटदीजी जो सिंध प्रांत में है। फजल अहमद ख़ान नामक व्यक्ति ने इनकी खोज की थी, यह भी सिंधु नदी किनारे है और 1955 से लेकर 1957 के बीच में इस पर खोज या इस पर रिसर्च चला है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं भारत के कुछ प्रमुख राज्य या भारत के वो राज्य जहाँ से कुछ स्थल हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के बारे में आप लोग यहाँ देख चुके हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में एकमात्र स्थल है जिसका नाम मांडा है या मांदा, ऐसे नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद में हम यहाँ देखते हैं कि पंजाब है। पंजाब से हम लोगों को रोपड़ नामक स्थान प्राप्त हुआ है, इसके खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा। यही यज्ञदत्त शर्मा है जिन्होंने आलमगीरपुर की खोज की थी। ठीक है, ये सतलज नदी के किनारे है और 1955 में इसको खोजा गया है। इसके बाद में है हरियाणा। हरियाणा से दो स्थल खोजे गए हैं, एक है राखी गढ़ी और दूसरा है बनवाली। ठीक है, अर्थात गढ़ी हुई राखी बनवाली, नहीं मतलब वो तो याद करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो इसको। ठीक है, तो दो स्थल हैं, एक तो है राखी गढ़ी और एक है बनवाली। तो राखी गढ़ी की खोज सूरज भान जी ने की थी, यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है और 1969 में। ठीक है, उसके बाद में है बनवाली। बनवाली की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, यह सरस्वती नदी के किनारे है। फिर है राजस्थान। राजस्थान से एकमात्र शहर हमें मिला हुआ है, नहीं शहर तो और भी है लेकिन प्रमुख शहरों में एकमात्र है वो है कालीबंगा। ठीक है, तो कालीबंगा की खोज की थी ब्रजवासी लाल और BK थापर जी ने। ठीक है, ये घग्गर नदी के किनारे है, 1953 से 1960 के बीच में इसको खोजा गया था। और गुजरात, तो गुजरात में 3 स्थल हैं और ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। खैर महत्वपूर्ण तो ये सभी हैं, जितने भी यहाँ लिखे हुए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। इन सभी से एग्जाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गुजरात में है एक तो है लोथल, एक है धौलावीरा और एक है सुरकोटदा। तो लोथल की खोज की थी रंगनाथ राव जी ने जो कि भोगवा नदी के किनारे है। धौलावीरा की खोज की थी जगपति जोशी जो कि मासर या मनहर ये नदी है इसके किनारे है, 1968 में इसकी खोज हुई है।
इसके बाद में है सुरकोटदा। इसकी खोज जगपति जोशी जी ने की है। यह सरस्वती नदी के किनारे है और 1964 में। तो ये 3 प्रमुख शहर हैं जो गुजरात से संबंधित हैं। कालीबंगा राजस्थान से है और बाकी 2 शहर हैं ये राखीगढ़ी बनवाली हरियाणा, रोपड़ पंजाब और मांडा जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, तो सिर्फ ये 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ से कुछ प्रमुख स्थलों हमें प्राप्त होते हैं। हालांकि आलमगीरपुर भी है जो उत्तर प्रदेश का है। ऐसे बहुत सारे हैं जो भारत में तो लगभग 1000 से ज़्यादा स्थल खोजे गए हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अभी तक जो पूछे गए हैं वो सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में हम देखने वाले हैं कि जो ये शहर हैं रोपड़, राखीगढ़ी, बनवाली, जो भी नीचे लिखे हुए हैं ये, तो इन शहरों से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि मिट्टी का खिलौना कहाँ से प्राप्त हुआ है, हल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, या नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, या इस तरह के अन्य कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला था। तो इन स्थानों से प्राप्त वस्तुएँ कौन कौन सी हैं वो हम लोगों को पढ़ना है। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो इनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, व्यापारिक स्थिति और सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति। ठीक है, इन सब पर चर्चा करेंगे हम अगली वीडियो में, और इनके शहरों से प्राप्त वस्तुओं के बारे में देखेंगे। ठीक है, बाकी मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप लोगों ने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है जो इसी से संबंधित है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद में आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।